हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और हम आज से एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसमें वी विल डिस्कस क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक की हिस्ट्री। ओके, आपको पता है कि जो एनसीईआरटी का वेटेज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितना ज़्यादा है। आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की सारी बुक्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी आपको कंप्लीट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने आर्ट एंड कल्चर क्लास 11th की ऑलरेडी कवर कर रखी है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं वो कवर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी स्पेक्ट्रम की वो भी ख़त्म की है, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है हिस्ट्री की, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट। सो ये जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास 12th की जो हिस्ट्री बुक है उसमें आपको तीनों पार्ट कवर होते हैं, एंसेंट हिस्ट्री, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो जब आप क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक की सारी बुक्स आपने हिस्ट्री की पढ़ रखी होगी, तो ये क्लास 12th की है ना, जो रिविजन काइंड आपके लिए काम आती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट मैनर में दिया हुआ है, इतना ज़्यादा यहाँ पे इलेबोरेट करके चीज़ों को नहीं दिया हुआ है। बट वी विल डू वन थिंग कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उससे अलग हट के होती हैं जो कि यहाँ पे इस बुक में नहीं दी गई हैं, वो भी मैं आपको एडअप करके दूंगी ताकि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन होता रहे। अगर आपने प्रीवियस बुक्स नहीं भी पढ़े हैं क्लास 6 की, 7 की या 8 की, तो भी कोई भी ऐसी डिटेल नहीं छूटेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो डू नॉट forget to subscribe this channel, hit the bell icon to get the regular updates from here. And I would like to tell you that if you want to prepare for your UPSC exam in a very strategic manner, then subscribe Unacademy Plus. Use the referral code RANK10, you get discount of 10%, and also you get extra benefit from there. सो यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म से भी सारे कोर्सेज जैसे कि लक्ष्मीकांत की पॉलिटी या जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री, सारे आपको यहाँ पे जो है इलेबोरेट करके डिटेल्स में बहुत अच्छे से समझाए हुए भी मिल जाएंगे। सो आई होप कि ये क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं उसकी डिटेल्स दे दूँ। इसको देखिएगा ज़रूर ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज़ किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। तो पार्ट फर्स्ट में मेनली हम एंसेंट इंडिया से डील करेंगे, ठीक है, जिसमें से कि आपको 4 पार्ट में इसको भी सब डिवाइडेड किया गया है। 4 themes you have to read over here. Then the first in which we'll be reading about the very important Harappan civilization, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम उसी को कवर करेंगे। ओके, थीम 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो अर्ली स्टेट्स और इकोनॉमी जो थी, जो 600 से 600 सी तक के बीच में फॉर्म हो रही थी, जैसे कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय के टाउन प्लानिंग कैसे थी, फार्मर्स कौन थे, किंग्स क्या थे, इस तरीके की चीज़ें। फिर हम अर्ली सोसाइटी को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कास्ट सिस्टम आया, क्लास सिस्टम आया या फिर किनशिप क्या था, ये सारी चीज़ें थीम 3 में हम डिस्कस करेंगे। एंड थीम 4 में वी विल डिस्कस कि हु वर द थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, जिसने कि कल्चरल डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प किया है। ये जो है, ये थीम 4 वाला जो चैप्टर है आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेंस में आपके क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होते हैं कि कल्चरल डेवलपमेंट के लिए आपका क्या, आप मतलब किसी थिंकर्स या फिर बिलीफ्स या बिल्डिंग्स का एग्जाम्पल देके आपको वहां पे समझाना होता है। ओके, सो पार्ट सेकंड की अगर आप बात करते हो तो ये मेनली आपके मिडाइवल इंडिया से डील करेगा। थीम 5 में वी विल डिस्कस कि किस तरीके से जो भी ट्रैवलर्स आए थे इंडिया, जैसे कि मैंने बताया इंडिया का कल्चरल डेवलपमेंट कैसे होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे या डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज से ट्रैवलर्स इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिया का कुछ अकाउंट लिख के दिया, एलैबोरेट किया कि उस समय सोसाइटी कैसी थी, उस समय कॉमर्स कैसा था, उस समय ट्रेड कैसा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो ये 10th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच की चीज़ें जो कि आपके मिडाइवल इंडिया से डील करेगी। फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट भक्ति मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन को हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि रिलीजियस बिलीव्स में किस तरीके से चेंज आने शुरू हुए थे या फिर किस तरीके से एक नए जो
धर्म है, ट्रेडिशन है, जो रिलीजन का एक ट्रेडिशन है, उसका उदय होना शुरू हुआ था। फिर हम ये भी देखेंगे कि डिवोशनल टेक्स्ट कौन कौन से थे, मतलब कि कोई भी सूफिज्म या जो आपके भक्ति से रिलेटेड जो भी मूवमेंट हुए थे उससे रिलेटेड कौन कौन से डिवोशनल टेक्स्ट जो है वो लिखे गए थे, जो कि आपके 8 से लेके 18 सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को डील करेगा। फिर हम लोग देखेंगे थीम 7 में एन इम्पेरियल कैपिटल, जिसमें हम विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, विजयनगर एम्पायर जो है आपके मिडाइवल इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से आपको प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अब थीम 8 में विल डिस्कस कि पेजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट का क्या रोल था और किस तरीके से ये जो है मतलब मुगल एम्पायर में किस तरीके से जो अग्रेरियन सोसाइटी थी वो काम कर रही थी, या फिर जो भी ये मतलब एक फ्यूडल क्लास का, सामंत व्यवस्था का, या फिर जो भी जमींदारी सिस्टम का या पेजेंट का क्या उस समय मतलब उनका क्या कंडीशन था उनका, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थीम 9 में विल डिस्कस किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो कि मेनली मुगल एम्पायर से रिलेटेड होगा आपका। 16 से 17 सेंचुरी के बीच में मुगल कोर्ट में जो भी वहां पे जेम्स थे, उनके जो भी उनके कोर्ट में रहते थे, या फिर जो भी किंग्स थे या क्रॉनिकल्स थे, उनके बारे में विल डिस्कस। पार्ट थर्ड की जहां तक बात है तो ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को टर्न करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंडिया में कॉलोनियलिज्म या फिर कंट्री साइड, मतलब जो भी हम देखेंगे कि सारे ऑफिशियल जो भी आर्काइव्स हैं उसको एक्सप्लोर करके कि किस तरीके से ये चीजें जो हैं वो डेवलप होनी शुरू हुई थी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की आप शुरुआत कह सकते हो, 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ था। हम उसमें देखेंगे कि ये रिवॉल्ट होने के बाद ब्रिटिश एम्पायर पे क्या इसका इफेक्ट पड़ा, या फिर ये रिवॉल्ट और इसके रिप्रेजेंटेशन क्या क्या थे, इसके क्या क्या कंडीशंस थे, क्या क्या इसके कॉजेस थे जो इस रिवॉल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, राइट। हालांकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मैंने स्पेक्ट्रम में पूरी तरीके से इस चीज को, सारी चीजों को कवर किया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होके आता है। सो दिस गोज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी चाहे बुक हो 6 to 12 तक की, आपको एनसीईआरटी भले ही वो रिविजन के लिए, लेकिन आपको पढ़नी जरूरी है। तो ये समरी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। थीम 12 में विल डिस्कस कि किस तरीके से कॉलोनियल सिटीज जो है फॉर्म हो रही थी, उनकी अर्बनाइजेशन कैसे हुई, प्लानिंग कैसे हुई, आर्किटेक्चर क्या था। फिर महात्मा गांधी, जो गांधीयन एरा हम कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, और उनके द्वारा जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट यहाँ इंडिया में चलाए गए थे, जिसमें से कि आपका नॉन कॉपरेशन होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा, हंगर स्ट्राइक होगा, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। अगर इस बुक में नहीं भी दिए गए हैं तो भी जो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे होंगी, बी अश्योर्ड कि मैं उसे कवर करूंगी, उसे छोड़ के नहीं चलूंगी। फिर हम देखेंगे पार्टीशन के टाइम तक, पार्टीशन को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो भी एक पॉलिटिक्स, एक मेमोरीज और एक्सपीरियंस रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, जिसने पार्टीशन को जो है वो लीड किया था। इनफैक्ट हर इंडियन को जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये आपको याद दिलाता है कि हमारा ये जो इंडिपेंडेंसी जो आज हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं इसका, ये कितने ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस के बाद हमें मिली है। देन विल डिस्कस की फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो एक नए एरा का बिगिनिंग होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान, प्रोविजंस और जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड में। यहाँ पे आपकी पूरी एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी, राइट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम पार्ट फर्स्ट में 4 आपके सब डिवाइडेड चैप्टर्स हैं, तो आज हम थीम 1 को डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये अगले लेसन तक भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आपका जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसे मैं एडअप करूंगी, उसे मैं छोड़ के नहीं चलूंगी, ताकि आपका क्विक रिविजन भी हो सके। सो द थीम 1 इज ब्रिक्स, पिट्स एंड बोन्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मेन हमारा टॉपिक जो होगा, सेंटर ऑफ डिस्कशन जो होगा, वो होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर आप इसके टाइम पीरियड की बात करते हो तो 2500 से 1700 BCE के टाइम तक इसे माना जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स जो है ना बहुत ही
नॉर्मल टर्म्स होते हैं, यूनिक नहीं होते, फैमिलियर टर्म्स होते हैं, बट आपको इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। कुछ जो एब्रिविएशन होते हैं जो डेट से रिलेटेड होते हैं, उसमें से जैसे कि बीपी, इफ इट्स रिटन देन इट्स बिफोर प्रेजेंट, इफ इट्स बीसी जो कि यहाँ पे है देन इट्स स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, देन इफ इट्स रिटन सीई देन इट स्टैंड फॉर कॉमन एरा। सो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें जो है थोड़ी बहुत समझनी चाहिए ताकि आपको डेट्स को मतलब समझने में आसानी मिल सके। सो अगर आप यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है जिसे कि एक्सकेवेशन के द्वारा सामने लाया गया था। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ये इसके जो है आर्कियोलॉजिस्ट गए, जैसे पाकिस्तान में मेनली जितने भी साइट्स ये मौजूद हैं आधे से ज्यादा आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इन्होंने एक्सकेवेशन किए बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलके, और उसके बाद ये सारी चीजें सामने आनी जो है वो शुरू हुई थी। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसे हम हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं, तो इसी ये जो कल्चर का टर्म है ना, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ही दिया था, क्योंकि वहां पे एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई मिली थी, एक पूरा का पूरा कल्चर वहां पे समाहित आपको मिला था। तो यहाँ पे एक कल्चर अगर कहीं पे पाया जाएगा तो क्या वहां पे सिर्फ एक कल्चर की ही निशानी होगी? नहीं, एक कल्चर अपने अंदर बहुत सारी चीजों को समेटे होता है। जैसे कि वहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। फिर वहां पे आपको जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है या फिर ज्योग्राफिकल पीरियड जिस टाइम से वो बिलोंग करता है उसको वो मतलब डिस्कवर करते हैं बहुत सारी टेक्निक के द्वारा, जिसमें रेडियो डेटिंग एक टेक्निक होती है कि ये किस टाइम पीरियड से बिलोंग करता है या ये कितना पुराना है। तो जो हड़प्पन कल्चर की आप बात करते हो तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं जिसके द्वारा एक्सकेवेशन के द्वारा जो आर्कियोलॉजिस्ट ने सामने लाके बात रखी कि ये इस पीरियड से बिलोंग करता है और ये इनका कल्चर ऐसा था, उसमें से जो हमें हेल्प करते हैं इन चीजों को समझने में, उसमें आपके सील्स हैं, बीट्स हैं, वेट्स हैं, स्टोन ब्लेड्स हैं, ये सारी चीजें, जैसे कि ये आपको फिगर दिख रहा है ना, ये सारे जो है यही हमें समझने में उसकी हेल्प करते हैं। क्यों हम इन चीजों से इसे क्यों समझते हैं? इसलिए क्योंकि इसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास कोई लिखित चीज नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसे हम पढ़ के समझ सकें। कहीं पे भी जो लिखित भी है ना तो उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे डेसिफर्ड नहीं किया जा सका है, कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया कि आखिर ये किस लैंग्वेज में और क्या लिखा गया है। तो इन ऑब्जेक्ट्स के सहारे ही, ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो ही हमें ये कल्चर को समझने में हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो एरिया जहाँ पे ये पाए गए हैं उसमें बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। जैसे कि आपका जो नदर्न एरिया है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये तीनों आपके पाकिस्तान के पार्ट हैं अभी की डेट में। और गुजरात जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर है मतलब इंडिया का, वहां पे भी बहुत सारे साइट्स जो हैं वो पाए गए हैं। हड़प्पा के नाम पर जो पहला साइट एक यूनिक कल्चर के रूप में डिस्कवर किया गया था, तो ये सिविलाइजेशन की जो डेट है वो 2600 ईस्वी के आसपास या फिर 1900 बीसीई के आसपास का माना जाता है। और इसे, ये जो कल्चर है, ये एक, आप ये नहीं कह सकते कि एक ही कल्चर था, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड आप कर सकते हो। एक है अर्लियर कल्चर और दूसरा है लेटर कल्चर। इसे आप कह सकते हो अर्ली हड़प्पन कल्चर या फिर लेट हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी, हड़प्पन कल्चर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली एंड लेट। अब हम देखेंगे कि मतलब जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, मेनली हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो जानकारी मिलती है वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि मतलब अर्ली हड़प्पन कल्चर के साइट्स बहुत कम है और वहां पे हमें कुछ ज्यादा प्राप्त हुआ नहीं है। जो बहुत सारे साइट्स हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, वो हमें मैच्योर फेज से प्राप्त हुई हैं हड़प्पन कल्चर के। तो इसीलिए आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को मैच्योर हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जान सकते हो। ओके, अब देखिए आगे कि यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसे मैच्योर हड़प्पन कल्चर इसलिए भी कहा जाता है ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको, इसे अलग कर सको ये कल्चर से कि पहले का कल्चर कैसा था या फिर दूसरा जो कल्चर है वो कैसा था। आपको ये जानना जरूरी है कि जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जॉन मार्शल 1924 में, उन्होंने इस सिविलाइजेशन को जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से सामने लाके दुनिया के रखा था।
फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने बताया, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मिले जिसमें सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं बाद में भी कवर करूंगी कि कौन कौन से सील्स यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी, बस ये फिगर आप देख रहे हो, ये सील्स भी मिले, और यहाँ पे ये जो बुल का सील है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये सारे सील्स जो है यहाँ पे पाए गए हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड पॉसिबली एक ऐसी बात आप कह सकते हो कि ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव मतलब कि यहाँ पे ये जो कलाकृतियां पाई गई हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और अलग कुछ है वो आपके सील्स ही हैं। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हो, डिस्टिंक्टिव ये इस तरीके से हैं क्योंकि इनमें सील्स जो है ना वो बहुत सारी चीजों की जानकारी देते हैं। अब जैसे ये बुल है यहाँ पे, तो ये इस बात की जानकारी देता है कि बुल उस समय नोन था इन लोगों के लिए, ये लोग बुल के बारे में जानते थे, तभी तो ये सील पे मौजूद है। ठीक है, तो इन सील से हमें बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती हैं, इन कलाकृतियों से, इन आर्टिफैक्ट से। फिर ये जो है बहुत सारे ये इन स्टोन से बने होते थे जिसे हम स्टेटाइट कहते थे। सील्स जो है एक मतलब, और कभी कभी कुछ एनिमल मोटिव्स उस पे गड़े हुए होते थे, या फिर कुछ साइंस होता था, या फिर कुछ स्क्रिप्टेड होता था जिसे कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो क्या लिखा हुआ है। लेकिन सील्स हमें बहुत सारी चीजों की जानकारियां तो देते हैं। अब ये आप देखिए, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये जो साइट्स हैं ये आपके अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स हैं, जो कि बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, कोदिजी में है, फिर आपका एमरिनाल में है, सिसवाल में है, और ये सारी जगहों पे ही बस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी को जब आप मेच्योर हड़प्पन कल्चर के साइट्स को देखते हो तो ये पूरे के पूरे आपको स्कैटर्ड मिलेंगे। खासकर ये जो हमारा ये है, हमारा जो गुजरात का एरिया है, ठीक है, हमारा नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है यहाँ पे, और ये आपकी बाउंड्री हो गई इंडिया और पाकिस्तान की, तो बहुत सारे साइट्स आपको पाकिस्तान में दिखने को मिलेंगे। जो पाकिस्तान में है उनमें से दो इंपॉर्टेंट है, जो आपके हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, और आपको बहुत सारे जो, जैसे कि ये राखी गरी है, बनवाल है, कालीबंगा है, ये सारे जो है यहाँ पे आपके वो उसी पाकिस्तान के एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। धोलावीरा और जैसे ये सारे जो लोथल जैसे जो एरियाज हैं वो हमारे गुजरात में मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैच्योर हड़प्पन साइट्स में बहुत ज्यादा ये स्कैटर्ड हो गए हैं, लेकिन अर्ली हड़प्पन फेज में इनकी स्कैटर ये मतलब दूरियां हैं ये बहुत ही कम है, ये कहीं कहीं जगहों पे ही बहुत ज्यादा मात्रा में पाए गए हैं एक्सकेवेशन में। लेकिन मैच्योर हड़प्पन फेज में ऐसी बात नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद जब मैच्योर हड़प्पन साइट्स की आप बात करते हो तो शायद फिगर में आपको क्लियर ना हो तो मैं आपको नाम बता दूं। हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, बनावली है, कालीबंगा, बालाकोट, राखीगढ़ी, धोलावरा, नागेश्वर, लोथल और शंधारो और कोटदीजी, जिसमें से कि आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं कि कौन से पाकिस्तान में और कौन से आपके हिंदुस्तान में है। राइट, तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है वो ऐसा मतलब जब आप देखोगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि जो एरियाज पहले अर्ली हड़प्पन कल्चर में प्रेजेंट थे उसी में आपको मैच्योर हड़प्पन फेज का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि आप ये देखिए, फिगर आपको देखने से पता चलेगा कि अगर यहाँ पे ये कोटदीजी वाले एरिया में पहले था तो यहाँ पे भी आपको मैच्योर हड़प्पन फेज में भी उस एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इस एरिया में आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी कालीबंगा, बनावली और राखीगढ़ी ये सारे जगह यहीं पे आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे अगर इस पार्ट की आप बात करते हो तो भी सुतकाजन दौर या फिर बालाकोट और ये वाले जो एरिया है वहां पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको धोलावीरा या फिर नागेश्वर या फिर लोथल और ये सारे एरिया, तो जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसी का डेवलपमेंट होके मैच्योर हड़प्पन फेज में साइट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर अब देखिए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से ऐसे ग्रेन्स थे जो हड़प्पन कल्चर में लोग उपजाते थे, और कौन कौन से ऐसे साइट से आपको पता चलता है एक्सकवेशन से कि क्या क्या यहाँ पे उपजाए गए थे, तो आपको वीट देखने को मिलेगा, बार्ली, लेंटिल, चिकपिया और सीसेम देखने को मिलेगा। लेकिन मिलेट्स जो है वो गुजरात के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन राइस बहुत ही कम पार्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड राइस का जो है कल्टीवेशन वो नहीं थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पन साइट्स में कौन कौन से एनिमल बोन्स जो हैं वो पाए गए हैं, तो उसमें से कैटल्स बहुत सारे हैं, शीप है, गोट है, बफेलो है और पिग है। ये नाम आपको याद रखने हैं। एग्जैक्टली आपको यही प्रीलिम्स में पूछ दिया जाता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एनिमल वाज फाउंड ऑन हड़प्पन साइट और नॉट।
तो डेफिनेटली आपको ये नाम बिल्कुल याद रखने, ये जितने भी एनिमल्स जो डोमेस्टिकेटेड हुए थे यहाँ पे, जो इनको पालतू बनाए गए थे। कुछ ऐसे भी एनिमल्स थे जो कि वाइल्ड स्पीसीज थे, जैसे कि बोर, डेर, घड़ियाल, लेकिन इसके बारे में श्योर नहीं है हम कि ये मतलब डोमेस्टिकेट होते थे या फिर इनको चेज करते करते इन्होंने इनको मार के और फिर उसके बाद इसकी मीट वहां पे लाई थी, तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये सारी जो है यहाँ पे जो इसकी स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है या जूओ आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो उनके एक्सकवेशन से, उनके स्टडी से ये पता चला है कि ये जो हड़प्पन साइट में एनिमल बोन्स मिले हैं वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के थे, जो कि पालतू थे। अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की अगर आप बात करते हो तो आपको बताया मैंने कि बुल जो है वो पाया गया है टेराकोटा स्कल्पचर में भी और सील्स पे भी। तो यहाँ हड़प्पन लोगों के लिए बुल वॉज नोन, और यहाँ पे ऑक्सेन एक का टाइप का जो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी होती थी वो यूज की जाती थी प्लफिंग के लिए। फिर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लफ जो है वो फाउंड होता है बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि आपका बनावली जो हरियाणा वाली जगह है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ जाएगा कि ये जो प्लफ है मतलब टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ है जो कहाँ से पाया गया है। तो आप इस तरीके से BP के नाम से याद कर सकते हो, तो ठीक है, BP याद रखिएगा। तो बनावली इज प्लफ, इस तरीके से ये चीज यहाँ पे पाई गई है। और वही वैसे ही आपको मतलब मेनली आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में ही दिया जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, लाइक दैट, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम एविडेंस ऑफ अ प्लव फील्ड इन एट कालीबंगा, राजस्थान। अब अगर प्लव फील्ड की बात आती है, जो जुते हुए खेत होते थे, अगर उनकी बात आती है तो आपको राजस्थान का कालीबंगान जो है वो याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे ही एविडेंस जो है वो मिले हैं इसके। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, मतलब कि सेमी एरिड लैंड्स में अगर ये मिले हैं तो यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर सेमी एरिड है तो बहुत ज्यादा तो पानी होगा नहीं, तो एग्रीकल्चर के लिए प्रोबेबली वहां पे पानी की जरूरत इनको होती होगी, इरिगेशन फैसिलिटी इनको चाहिए होती होगी। तो यहाँ पे इसीलिए जो है कैनाल्स के भी ट्रेसेस आपको देखने को मिले हैं हड़प्पन साइट में, खास करके आपका जो अफगानिस्तान का सोर्तुगाई वाला एरिया है वहां पे आपको देखने को मिला है। लेकिन ये पंजाब और सिंध में नहीं मिलता ये कैनाल सिस्टम आपको देखने को। तो आप हम ये यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे में भी प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगा, तो फिर इसीलिए यहाँ पे कैनाल बनाने की या कुछ ऐसे करने की जरूरत पड़ी नहीं होगी। अब है ना, हिस्ट्री कहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या था क्या नहीं था वो तो मिट गया मट गया, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में। ये चीजें हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्प करती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हिस्ट्री इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स भी पता चलते हैं कि उस समय की ज्योग्राफी क्या थी, उस समय का लोकेशन क्या था, उस समय नदियां क्या थी, उस समय जो भी है मिट्टी क्या था, ये सारी चीजें। और जब आप मिट्टी और नदियों के बारे में पता करते हो तो आपको पता चलता है कि हिस्ट्री कैसी थी। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड। आप मोहनजोदारो के बारे में पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक मतलब जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक प्लान्ड अर्बन सेंटर के रूप में ये जाना जाता था। और ये पहला, अगर आप कहते हो कि पहला जो कौन सा था जो डिस्कवर किया गया था, तो सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो हड़प्पन साइट था। लेकिन जो सबसे यूनिक फीचर जहां पे आपको देखने को मिलते हैं ना, वो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन का और ये मोहनजोदारो ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोहनजोदारो में जो सेटलमेंट आपको टाउन प्लानिंग जो देखने को मिलती है, उसमें से दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो सिटाडल और एक स्मॉलर टाउन। तो जो एक ऊपर के भाग होते थे, जो कि मतलब मेनली आप कह सकते हो कि जो रिच पीपल होते थे वो मतलब वो लोग वहां पे, रूलिंग क्लास वो लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। तो वो जो है दो सेक्शन में, एक स्मॉलर होता था लेकिन हायर लेवल पे होता था, ऊंचे लेवल पे बना हुआ होता था, उसे हम सिटाडल कहते थे। और नीचे की तरफ जो होता था वो बड़ा तो होता था लेकिन लोअर होता था, लोअर जगहों पे बनाया जाता था, जिसे हम लोअर टाउन कहते थे। तो सिटाडल जो है, बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बिल्डिंग्स है वो मड ब्रिक से बनाए जाते थे, प्लेटफॉर्म। और इसमें से वॉल भी होते थे, यहाँ पे वॉल भी बनाए जाते थे। मतलब आप कह सकते हो कि लोअर टाउन से हायर टाउन को सेपरेट करने के लिए भी वॉल यहाँ पे बनाए जाते थे।
अब है कि लोअर टाउन जो है वो भी ऐसा नहीं है कि उसमें वॉल नहीं होते थे, उसमें भी वॉल बनाए जाते थे, उसमें भी दीवारें जो है वो खड़ी की जाती थी। तो सिटाडेल को, या फिर आप इसे एक्रोपोलिस कह सकते हो, वो पॉसिबली मैंने बताया जो रूलिंग क्लास होते थे उनके दो मेंबर्स वहां पे वो रहते थे, और लोअर टाउन के लिए आप कह सकते हो जो कॉमन मैन है वो यहाँ पे रिसाइड करते थे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन साइट वॉज द प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ की इतनी अच्छी थी ना कि आज के डेट से भी बहुत ज्यादा आप अच्छा कह सकते हो। आज एक बारिश हो जाए, पटना, दिल्ली जैसे जो सिटीज हैं आपके, उसका पूरा का पूरा जो है ना सामने आके खड़ा हो जाता है कि क्या है ये शहर। एक बारिश, बस एक बारिश की जरूरत होती है, पूरा का पूरा शहर डूब जाता है। लेकिन आप देखो एंसेंट इंडिया में भी ड्रेनेज सिस्टम इतने कमाल का था, लोग हाइजीन को इतना तवज्जो देते थे कि ये लोग ड्रेनेज सिस्टम को बनाते ही सिर्फ नहीं थे, उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन को भी ध्यान में रखते थे। मतलब कि जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता था वो ऐसा नहीं कि खुली हुई है, जो गड्ढे हैं या ऐसा, वो सारे ढके हुए होते थे यहाँ पे। तो ड्रेनेज सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और रोड जो स्ट्रीट जो है वो एक अप्रोक्सीमेटली एक ग्रिड पैटर्न में बनाए हुए होते थे, और एक राइट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है वहां पे अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, मतलब कि वहां पे एक दूसरे को काटते थे। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा आप इनको देख के ये समझ में आएगा ना आपको कि ऐसा लगता था कि पहले ये ड्रेन्स और स्ट्रीट जो है ये बनाए जाते थे, उसके बाद जाके उसके ऊपर से ये हाउसेस एंड ऑल बिल्ड किए जाते थे। मतलब इतना ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम इनके लिए इंपॉर्टेंट था। सो एवरी हाउस वाज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन। मतलब ऐसा एक भी घर नहीं था जो कि स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट नहीं था। मतलब उनके पानी का निकास के लिए हर घर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। Main channels were made of bricks set in mortar and were covered with the loose bricks for cleaning purpose। मतलब कि जो ऊपर से कवरिंग होती थी ना वो थोड़ी हल्की फुल्की ब्रिक से की जाती थी ताकि उसको उठा के हटा के ये लोग क्लीनिंग कर सके और वापस उसको ढक सके। अब कोई बहुत भारी चीज रहेगी उसको उठा के बार बार क्लीन करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर भी सोचिए ये हल्के किस लिए रखते होंगे, क्योंकि रेगुलरली हफ्ते में या 10 दिनों पे इसकी क्लीनिंग करते होंगे ये, इसीलिए ऐसा ये आप इससे लूज ब्रिक से ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। फिर ग्रेट बात जो है वो मोहनजोदारो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस जो है मोहनजोदारो का वो ग्रेट बात है, जो कि इसमें होता था रेक्टेंगुलर टैंक होते थे। एक कोर्टयार्ड जो होता था रेक्टेंगुलर टैंक का, उसमें चारों तरफ से क्या होते थे, कॉरिडोर्स जो है वो इनको सराउंड करते थे। आप यहाँ पे फिर एक सिटाडल के बारे में एक चीज और जानिए कि होल मतलब मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट हैव अ हाई वेस्टर्न पार्ट एंड लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन एंड देयर आर वेरिएशन एट साइट्स सच एज धोलावीरा एंड लोथल जो कि गुजरात में है। यहाँ पे एंटायर सेटलमेंट ये जो सिटाडल का है ना वो फोर्टिफाइड आपको मिलेगा, मतलब कि किले से पूरा घिरा हुआ मिलेगा। और इनके बीच में जो सेक्शंस होते थे इन टाउन्स के बीच में वो वॉल से सेपरेटेड होते थे, मतलब कि एक टाउन और दूसरे टाउन के बीच में आपको एक वॉल दिखने को मिलेगा। तो ये वॉल्ड सिस्टम तो था ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर टाउन को हायर टाउन से ये, या फिर मतलब लोअर टाउन को सिटाडल से सिर्फ अलग करने के लिए ये वॉल बनाए जाते थे, बल्कि इसके अंदर में भी जितने भी टाउन्स होते थे ना उसको भी एक टाउन से दूसरे टाउन को डिवाइड करने के लिए वॉल्स बनाए जाते थे। द सिटाडल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट एट अ हाइट। तो सिटाडल जो लोथल में पाए गए हैं वो मतलब वॉल्ड वहां पे ज्यादा नहीं मिले हैं, बट वो एक डिफरेंट हाइट पे बनाए गए हैं ताकि एक डिमार्केशन ऑलरेडी वहां पे हो सकता है। अब ब्यूरियल्स के बारे में जानिए। तो ब्यूरियल साइट का जो है यहाँ पे, ब्यूरियल्स मतलब जहाँ पे वो मरने के बाद उनको गाड़ा जाता था, तो जनरली उनको पिट्स में रखा जाता था। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स परहैप्स इंडिकेटेड अ बिलीव, मतलब कि एक बिलीव था इनका कि मरने के बाद भी इनको जो रेगुलर इनकी चीजें हैं उसको इनकी जरूरत पड़ती है, तो ये ब्यूरियल्स के साथ जो है ये सारी चीजें उनके रख देते थे। उनके मिरर्स, उनके जो भी ज्वेलरी जो वो पहनते थे, और चाहे वो मेन हो या विमेन, ज्वेलरी दोनों के पास पाए गए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि मेन और विमेन दोनों ज्वेलरीज जो है वो पहनते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सकेवेशन में बहुत सारी चीजों में ये भी पता चला है कि ऑर्नामेंट्स जो है वो काफी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते थे। सेमी प्रेसियस स्टोन जैसे जिसे कि जस्पर भी कह सकते हो, एक काइंड ऑफ सेमी प्रेसियस स्टोन है, वो भी देखने को मिला है। बीड्स भी देखने को मिला है, माइक्रो बीड्स भी देखने को मिले हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको ब्यूरल्स में।
कुछ जो है कॉपर मिरर्स भी मिलेंगे, जैसे कि ये आप देख रहे हो फिगर, ये कॉपर मिरर है, तो मतलब लोग मिरर का भी इस्तेमाल करते थे। तो आप, लेकिन ये चीजें देख के आपको क्या समझ में आता है कि ये कॉमन यूज की चीजें हैं। कोई भी मतलब जो बहुत महंगी चीज उस टाइम के जमाने में होगी ना, वो देखने को बहुत ही कम मिलेगी, ना के बराबर। तो ये माना जा रहा है कि हड़प्पन्स जो है वो ब्यूरियल्स के साथ प्रीसियस थिंग्स को नहीं देते थे, मतलब वो मर गए तो जो कॉमन चीजें हैं रोजमर्रा की वो भले ही उनके साथ वो दे देते थे, लेकिन जो बहुत प्रीसियस चीजें हैं वो उनके साथ वो नहीं देते थे। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल, जैसे कि स्टोन या क्ले से जो बने होते थे, जो बहुत ही ऑर्डिनरी होते थे, उनको वो दे देते थे। लेकिन जो लग्जेरियस आइटम्स होते थे वो इनके साथ, जो कि कॉस्टली होते थे, उनके साथ देखने को वो नहीं मिलते हैं। उनको बनाया जाता था तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाए जाते थे। जैसे कि ये आपका एक फायंस है, ठीक है, एक मटेरियल होता है जो कि ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका को मिक्स करके विद द कलर और गम, और उसके बाद फिर उसको जला के ये बनाया जाता है, ये है एक फायंस पॉट, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं देखने को मिलती हैं कि ब्यूरियल्स के साथ एक फायंस भी मिला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस और लग्जीरियस आइटम्स के रूप में आता था सामने। फिर उसके बाद आप, हम अगले लेसन में हम कंटिन्यू करेंगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, कहाँ कहाँ से मिली हैं, किस किस तरह की मिले हैं, और उसके बाद फिर हम बीड्स के बारे में भी जानेंगे। और फिर हम ये भी जानेंगे कि मटेरियल्स जो है वो कहाँ कहाँ से ये लोग इंपोर्ट करते थे, या कौन कौन से जगह जो है उनसे इनके लिंक थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके सील्स क्या कैसे थे, स्क्रिप्ट्स क्या था, और वेट सिस्टम, क्या ये मेजरमेंट ऐसा कुछ यूज करते थे या नहीं करते थे। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको वेट एंड मेजर से भी रिलेटेड कल के लेसन में पता चलेंगी, और मैं बहुत सारी चीजें आपको कल एंड अप करूंगी इस लेसन को ये करके कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हुआ। यहाँ पे इस बुक में ये दिया हुआ नहीं है कि हड़प्पन्स की मतलब सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था, वो रिलीजन कैसा था, बट मैं वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। और उसके बाद फिर एक टाइमलाइन के साथ हम इस देखेंगे कि किस तरीके से हड़प्पन कल्चर का एंड अप हुआ, क्या क्या थ्योरी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने इसके बारे में पुट फॉर्थ किए हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन था इनके डिक्लाइन का या फिर इनके समापन का। Okay, so stay tuned and do not forget to follow me up on this platform, because आपको यहाँ पे बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं या बहुत सारे जो कोर्सेस हैं वो ऑलरेडी स्ट्रीमिंग है इस प्लेटफॉर्म पे, सो उसका बेनिफिट आप लीजिए। एंड फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन दिस यूपीएससी प्रीलिम्स, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करिए, और ये लेसन आप बाद में भी देख सकते हो, फिलहाल फोकस ऑन योर एग्जाम। और अगर आपको नहीं भी कुछ पता है तो भी अब छोड़ दीजिए, बिकॉज अब रिविजन का भी टाइम नहीं है। अब जस्ट सिट एंड रिलैक्स फॉर दीज फ्यू डेज, सो दैट आपको जो भी पता है कम से कम उसमें आप कंफ्यूज ना हो। ओके, इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।